आपने बाज़ारों में मिलने वाले रंग-बिरंगे कपड़ों को तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कपड़ों को बनाने के लिए कितने लोगों की मज़दूरी लगती है? कितने लोगों की मेहनत है और क्या उनकी मेहनत और मज़दूरी के अनुसार उन्हें मज़दूरी दी जाती है? क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी का ये लास्ट चैप्टर है। इसमें हम कपास से लेके कपड़े तक के सफ़र को जानेंगे। किस तरह बाजार की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार से कमीज खरीदने वालों से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा होता है, लेकिन क्या इन सबको बराबर लाभ मिलता है या फिर कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता है? यह समझाने के लिए कुरनूल के एक कपास के किसान का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ पे एक छोटा सा किसान अपने खेतों में कपास उगाता है और कपास के बीजे यानी कि डोडे पक जाने के बाद, चटक जाने के बाद वो रुई चुनता है। रुई सभी एक साथ नहीं निकलते हैं, रुई को समेटने में महीने भर का समय लग जाता है और जब रुई समेट के वो किसान कपास बेचने जाता है तो वह बाजार नहीं जा सकता। वो उस व्यापारी के पास जाएगा जिससे कर्ज लेके उसने कपास को उगाया है। किसानों को खेतों में कीटनाशक और उर्वरक के लिए वो व्यापारियों से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके बदले व्यापारी पहले ही उनसे ये तय कर लेता है, ये शर्त देता है कि मैं आपको ऋण तो दूंगा, ऊंची ब्याज दर पे भी देता है और ये भी कहता है कि आप अपनी फसल मुझसे लाके बेचोगे। इसके बदले व्यापारी उनसे बहुत ही कम कीमत पे उन कपास को खरीदता है और ऊंची कीमत पे जाके बाज़ारों में बेचता है, जिससे कि व्यापारियों को अधिक लाभ और किसानों को बहुत कम लागत मिलती है, जिससे उनका कुछ महीनों तक का भी गुजारा नहीं चल पाता है। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ये रोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई तरह का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के ऑफिस हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत में शहरी क्षेत्रों में अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़े उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना है। बाजार के यह व्यापारी कई सालों से इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित किए हैं, जिससे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं और वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं और बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घर के आसपास ही व्यवस्था कर रखी है। पावर लूम एक ऐसा करघा होता है जो बिजली से चलता है। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटे तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से 8 करघे तक होती है, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों के पोशाक, कपड़े और चादरें इन करघों से बनाई जाती है। बुनकर द्वारा तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। व्यापारी यह भी हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूद दिया था और बुने हुए कपड़े का उन्हें भुगतान कितना करना है। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उसके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारियों से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा उसे देते हैं। इस व्यवस्था में बुनकरों को 2 लाभ प्राप्त होते हैं। पहला ये कि उन्हें सूत खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता और दूसरा ये कि कपड़े बेचने के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ बेचना है। उन्हें पहले से ही पता होता है कि कितने कपड़े बनाने हैं और कहाँ बेचना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार करने की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व होता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाना है और इसके लिए वो बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं होता है कि वे कपड़े किसके लिए बना रहे हैं, उस कपड़े को कितने कीमत पे बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी एक कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचता है। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं।
एक करघे की कीमत 20,000 रुपये होती है और छोटे बुनकर को भी 2 करघर की आवश्यकता होती है, जिसमें उनके 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का भी मदद लेता है, जिस पे उन्हें 12 घंटा तक काम करना पड़ता है और 12 घंटे के काम करने के बाद उन्हें महीने के सिर्फ 3,500 रुपये मिलते हैं। व्यापारियों और बुनकर के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। इस पुटिंग आउट सिस्टम का ही यह एग्जाम्पल है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त करता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने वाले कंपनियों में भी देखा जाता है। दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसे देता है और व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए बुनकरों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक ऐसा साधन है जहां पे बुनकरों के उनके काम के अनुसार उन्हें मजदूरी दी जाती है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान होते हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारियों से सूत प्राप्त करते हैं और उन्हें बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का काम भी करती है, मतलब बेचने का काम भी करती है। इस तरह व्यापारियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावर लूम यानी कि जो बिजली से चलने वाले करघे होते हैं, बुनकरों की सहारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद ऐसा दुकान देखा होगा। यहाँ पे सहकारी संस्था की बात हो रही है, तो आखिर ये सहकारी संस्था क्या होती है? तो सहकारी संस्था ऐसी होती है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इसे चलाते हैं। ईरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने के लिए किसी फैक्ट्री में भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीज विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीज के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर के स्वामी केवल अपने शर्तों पर ही व्यापार चलाते हैं। वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान को उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय के समान शर्त भी रखते हैं। सामान में जरा सा भी अगर दोष युक्त हुआ या माल आने में देरी हुई तो उसको बहुत सख्ती से निपटाया जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों के द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक कर पूरा करने की कोशिश करती है। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले जो फैक्ट्री होते हैं वो खर्चों में कटौती करने की कोशिश करते हैं। वे काम करने वाले को जहां तक हो सके उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं और कम मजदूरी देते हैं। इस तरह वे अपना लाभ भी बढ़ाते हैं और विदेशी ग्राहकों को सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। विदेशी ग्राहकों को कितना मुनाफा होता है उसको समझने के लिए आप ऐसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक अमेरिका का व्यापारी जिसने भारत से केवल 300 रुपये में शर्ट खरीदा, उसको स्टोर करने में उसे 200 रुपये लगे, मतलब रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो उसने उसको स्टोर किया, उसको पर शर्ट पे उसे 200 रुपये का आया लागत स्टोर करने का और 400 रुपये उसे एडवर्टाइजमेंट पे लगे। इस तरह उस टोटल उसकी लागत हो गई 900 रुपये। उस पर वो 900 रुपये लाभ कमाकर प्रॉफिट लेकर 1800 रुपये में वो अपने मार्केट में बेचता है। इससे आप समझ सकते हैं कि विदेशी व्यवसायी को बाजार में कितना अधिक मुनाफा मिलता है। उसकी तुलना में जो वस्त्र निर्यातक का लाभ होता है वो तो मध्यम श्रेणी का ही रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक की फैक्ट्री के जो कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के पूरी करने लायक ही कमा पाते हैं और कपास उगाने वाले छोटे किसान जो कि इतनी मेहनत से वो खेती करते हैं, उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। व्यवसायी या व्यापारियों के बीच की स्थिति है
बुनकरों की तुलना में व्यवसायी का कमाई अधिक होता है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह एक छोटा सा किसान हो या कोई व्यापारी। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरे के बराबर कैसे समझेंगे। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देती है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही हैं जो प्रायः सबसे ज़्यादा धन कमाते हैं, कमाई करते हैं, लाभ कमाते हैं। वे वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, अपनी फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं और उनके पास बहुत सारी ज़मीनें भी होती है। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों पर निर्भर रहना होता है। खेती से लेके बच्चे के पढ़ाने तक उन्हें बड़े व्यवसायियों के ऋण पर निर्भर रहना होता है। इसी निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे कई उत्पादक जो कि सामान को उगाते हैं, कपास की खेती करते हैं, वे सभी मिलकर सहकारी संस्थाएं बना सकते हैं और कानूनों का दृढ़ता से पालन कर सकते हैं। हमारा 8वां सतत विकास लक्ष्य ये कहता है कि उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। इसका मतलब ये है कि जो भी मजदूर हैं, जो काम करते हैं, उनको उनके काम के सही मजदूरी देनी चाहिए, जिससे कि उनकी भी आर्थिक वृद्धि हो सके। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।